Hello guys, welcome to Spectrum, and today we'll be discussing about constrained motion. बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती ही है थ्रू आउट द जर्नी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, पूरी जर्नी में। मगर इससे सवाल बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो ज़रूर एनएलएम वाले चैप्टर में ये एक एक्स फैक्टर बन जाता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स नहीं कवर कर पाते हैं। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले कि हम लोग इसका एप्लीकेशन देखें, वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज़ द वर्ड कंस्ट्रेंड मीन। कंस्ट्रेंड सिंपली मीन आप ये समझो कि बंधा हुआ, बंधन समझते हो। जैसे एक बॉडी पे अगर हम लोग कोई फोर्स लगाएं या फिर एक बॉडी मूव करे या एक बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से मूव करे या एक बॉडी का कोई एक्सेलरेशन हो या एक बॉडी कोई डिस्टेंस स्पेसिफिक डिस्टेंस मूव करे, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बाकी बॉडीज़ जितनी भी है उस पे आए, है ना। बेसिकली और लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे तो कह सकते हैं कि इंटर डिपेंडेंसी, है ना, कि बाकी जो बॉडीज़ हैं वो एक बॉडी के मूवमेंट पे डिपेंड है, ऐसा कह सकते हैं। दैट इज़ कि एक को अगर कुछ हो रहा है तो दूसरे को भी कुछ हो रहा है। वाह क्या बात है ना। सो इससे पहले कि हम लोग देखें कंस्ट्रेंट को अप्लाई कैसे करते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंस्ट्रेंट अप्लाई आप कब कर सकते हैं, है ना। तो कंस्ट्रेंट आप अप्लाई तभी करेंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो आप अप्लाई तभी करेंगे जब जो स्ट्रिंग आपको दी गई हो सिस्टम में वो कम्प्लीटली आइडियल हो। आइडियल इन द सेंस कि वो इनएक्सटेंसिबल हो। इनएक्सटेंसिबल का मतलब वो स्ट्रेच ना करे, जो कि हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, उसका कोई स्ट्रेचेबिलिटी वाला फैक्टर ना हो। बिकॉज उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जैसे मान के चलो ये E1 एक्सेलरेशन से बॉडी 5 kg की जो है वो नीचे मूव कर रही है। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंसिबल होते ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच कर जाए, और स्ट्रेच अगर कर जाए तो हो सकता है ये बॉडी मूव ही ना करे। तब आप कैसे लगाओगे कंस्ट्रेंट, है ना। डिपेंडेंसी ख़त्म होगी ना भैया। ओके फाइन, समझ रहे हो। ओके, सो बेसिकली अब ये तो हमने समझ लिया कि कंस्ट्रेंट अप्लाई कब करते हैं। सो अब हम लोग समझते हैं कि कंस्ट्रेंट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रेंट जनरल कंस्ट्रेंट मोशन ये कहता है कि पावर जो जो भी इंटरनल फोर्स होगा आपके सिस्टम में, उसके वजह से जो पावर डिलीवर्ड आएगा वो ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जितने भी इंटरनल फोर्सेस आते हैं, पूरा सिस्टम जो है उनकी वजह से इंटरनल फोर्सेस के कारण कभी भी मूव नहीं करता। आप यहाँ देखोगे कि इंटरनल फोर्स, यहाँ पे आपको टेंशन दिखेगा, तो यहाँ देखो टेंशन, यहाँ भी टेंशन आएगा, टी अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करता है ना, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट और अवे फ्रॉम द बॉडी। और सिमिलरली यहाँ पे टेंशन टी आएगा, क्यों? क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है तो टेंशन हम लोग सेम ही रखेंगे, टी टी हर जगह। तो यहाँ पे इट विल बिकम सर्टेनली टू टी, राइट। यहाँ पे भी टू टी अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टेंशन आपको हर जगह कैंसिल होता हुआ दिखेगा। तो अगर इंटरनल फोर्सेस के कारण सारे फोर्सेस अगर कैंसिल हो जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन तो वो फोर्स बॉडी को मूव नहीं करा सकती बेसिकली, है ना। बॉडी जो भी मूव करेगी वो, यहाँ पे देखो mg आपको लगता हुआ दिखेगा 5g। सो सिस्टम को जो मूव कराएगा बेसिकली वो ये फोर्स होगा, समझ रहे हो। ओके, तो जो कंस्ट्रेंट का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, जो लिखते हैं बेसिकली वो इसी बेसिस पे होता है कि पावर डिलीवर्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस आर ज़ीरो। अब वो वो इंटरनल फोर्स टेंशन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन दिख रहा है तो हम लोग टेंशन को लेके चलें। सो बेसिकली पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा पावर होता क्या है? पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, पढ़ाई होगा सबने, है ना, वर्क पावर में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब ये देखो वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे फोर्स, तो जैसे यहाँ पे देखो टेंशन, इंटरनल फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरी तो नहीं कर रहा ना टेंशन। अच्छा तो फोर्स यहाँ पे आप बाहर, अब इसको आप इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। ये तो जीरो है क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल फोर्स का हम लोग देख रहे हैं तो जीरो आएगा, ये इंटरनल फोर्स है ना, ठीक। अच्छा अब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको एक्सेलरेशन दे देगा, तो आप यहाँ पे एफ इंटरनल डॉट ए भी लिख सकते हो। अच्छा ये वी जो है ये कहाँ से आया होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डॉट एक्स, इसका आप डेरिवेटिव लोगे लोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आपको दे देगा। सो बेसिकली आपको ये तीन फॉर्म जो है कंस्ट्रेंट के वो ध्यान रखना है। जनरली लोग ये और यही बताते हैं, मगर ये तीसरा फॉर्म भी इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, ये भी एक फॉर्म है कंस्ट्रेंट का। यस राइट। सो अब हम लोग इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये बेसिकली HCV का क्वेश्चन है। सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको टेंशन सारे दिख रहे होंगे, हमने पहले ही बना के दिखा दिए। यहाँ पे 2t है और यहाँ पे आपको
आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ A1, क्योंकि 5 kg ऑब्वियसली जो सिस्टम है वो पूरा नीचे एक्सेलरेट करेगा, और इसके कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण 2 kg का जो ब्लॉक है वो इधर A2 से हमने माना हुआ है एक्सेलरेट करेगा। ओके, अब हम लोग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करना है। अच्छा, इंटरनल फोर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, टेंशन है। इस पॉइंट पे आप कंस्ट्रेंट लगाओ, इस बॉडी पे क्या लिखोगे? इंटरनल फोर्स क्या है? 2T। ठीक है, यहाँ पे हमने माना है बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी भी मान सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हो आप। यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी और सिस्टम, हमने ये माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है हम लोग वो एक्सेलरेशन के बेसिस पे इक्वेशन उसका लिखेंगे। यहाँ पे इस बॉडी पे आप कंस्ट्रेंट लगाओ, लिखो 2T इंटू इसका एक्सेलरेशन A1। डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है बेसिकली, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 2T, ये दिस विल बिकम 2T इंटू A1 इंटू A1 भी नीचे और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो cos 180, राइट। अच्छा, अब आपको जिस बॉडी से इसका एक्सेलरेशन कंपेयर करना है उस पर कंस्ट्रेंट लगाओ। दूसरी बॉडी ये रही, आप इस पर कंस्ट्रेंट लगाओ। क्या लिखोगे? इसका टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, सो इट विल सिंपली बिकम टेंशन T एंड एक्सेलरेशन A2 cos 0। ये हो गया आपका पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल फोर्स विच इज़ 0। बिल्कुल यहीं से हमने लिखा है, समझ रहे हो? ओके, आप ये माइनस में आएगा, इसको उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, T आपको कैंसिल होते हुए दिखेगा, तो 2A1 बिकम्स 2A2। ये देखो सिंपली आपका कितना सुंदर सा रिलेशन आ गया है। अब आपको रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन चाहिए, आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख दो, सिमिलरली यहाँ पे लिख दो, जस्ट बिकॉज हम लिख के दिखा देते हैं। ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो 5G माइनस 2T विल बिकम 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन माना है A1, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा यहाँ पे T इज इक्वल टू, क्योंकि इस बॉडी पे जो इसको मूव करा रहा है वो टेंशन ही है ना, जो इसको आगे एक्सेलरेट करा के लेके जाएगा। सो इट विल बिकम सिंपली T एंड 2 इंटू यहाँ का एक्सेलरेशन A2। अब यहाँ पे A1 और A2 का आपको रेशियो पता है, यहाँ पे आप पुट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन कट जाएगा, एक्सेलरेशन आपका रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन सिंपली आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। इससे थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी। ये भी HCV का उठाया हुआ सवाल है। सो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर वे में कंस्ट्रेंट लिखेंगे। आपको देख के लगेगा कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है, आपको बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन है। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये बॉडी नीचे A1 से एक्सेलरेट करेगी तो ये A2 से एक्सेलरेट करेगा इसके ही इन्फ्लुएंस में, और दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेंशन T मानते हो, यहाँ पे भी T, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है, और यहाँ पे टेंशन होगा 2T, यहाँ पे भी 2T, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा T। तो सेम इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ देखो जो इंटरनल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है वो तो 2T है, मगर यहाँ पे T है, तो इंटरनल फोर्सेस दोनों जगह है तो सेम नेचर के, मगर अलग लग रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो जो एक्सेलरेशन है वो भी अलग आएगा, क्योंकि हम लोग इंटरनल फोर्स और एक्सेलरेशन का ही तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो रेशियो थोड़ी सी अलग आएगी। 1:2 की रेशियो आएगी, देखने से ही पता लग रहा है। यहाँ पे टेंशन दुगना है तो एक्सेलरेशन जो है इसका हाफ आएगा, मतलब बेसिकली A1 विल बी इक्वल टू A2/2। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार लिख के देखेंगे। तो अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखो आप, तो क्या लिखोगे? 2T, जो कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन A1, टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो कॉस इट विल बिकम 180, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप लिखो जितने भी इंटरनल फोर्सेस है ना, सारा का समीशन आप, मतलब सारे के पावर डिलीवर्ड का समीशन जो है आपको 0 के बराबर करना है। क्यों? हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिखो टेंशन T, टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, A2, इट विल बिकम cos 0 एंड फाइनली इट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब ये माइनस में आएगा, ये उधर जाएगा, प्लस होगा, T से T कटेगा, सो इट विल बिकम 2A1 इक्वल टू A2, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला ही था कि ये जो है इसका हाफ आएगा, तो देखो आप ये A2/2 है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालना है तो जैसे हमने आपको यहाँ बताया, सिमिलर वे में आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखो। इधर जो फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा mg sin 30। आप रिजॉल्व करके देख लेना, बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो वैसे तो। ओके, सो आप यहाँ पे रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो तो आप ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे इट विल बिकम T माइनस mg/2 इक्वल टू m इंटू A2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2mg माइनस 2T, इट विल बिकम 2m इंटू A1। अब आपको A1 और A2 का रेशियो पता है, यहाँ पे पुट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टेंशन कटता हुआ दिखेगा आपको। रेस्पेक्टिव जो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है वो आपको सिंपली आपको इक्वेशंस के थ्रू मिल जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं।
तो यही था कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत खास इसमें कुछ है नहीं, आप और भी क्वेश्चंस लगाओगे आपको पता लग जाएगा। वैसे ये थोड़ा अच्छा सवाल था इससे, तो जो दो जो मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो दोनों हमने करके आपको बता दिया। एप्लीकेशन भी बता दिया, इसके कंडीशंस भी बता दिए कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल आइडियल होना चाहिए, इन एक्सटेंसिबल होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रेच नहीं करना चाहिए वरना डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना, बताया ऑलरेडी। और क्यों होता है कंस्ट्रेंट, हम लोग क्यों लिखते हैं, वो भी आपको हमने बता दिया। पावर डिलीवर्ड जो है इंटरनल फोर्स के कारण वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स सिस्टम को चला नहीं सकता। एक बॉडी को चला सकता है, जैसे इसको चला रहा है, इसको चला रहा है, मगर पूरे सिस्टम पे जो इंटरनल फोर्सेस है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इंटरनल फोर्स कैन नॉट मूव द सिस्टम। ओके, सो बेसिकली यही था कंसेप्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।